हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हिस्ट्री मेक्स सिंपल की सीरीज में। हम आपको बताएंगे कि इतिहास के किन पड़ावों के साथ आपका सामना होने वाला है, कैसे प्रश्नों के माध्यम से हम उनके आंसर्स और उसके थ्रू अपना पूरा चैप्टर कवर करते हैं। और अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, आपको हमारी स्टाइल पसंद है, आपको लगता है कि आपको समझ में भी आ रहा है और परीक्षा में भी यही सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको ओजांग गुरुकुल आईएएस में आप रेगुलर स्टूडेंट के रूप में भी आ सकते हैं। और अगर ऑनलाइन आप लेना चाहें तो उसके लिए भी मैं आपको समय समय पर चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि हिस्ट्री के बारे में है। यू वोंट बिलीव द सीक्रेट बिहाइंड द हड़प्पन इकोनॉमी, डिस्कवर नाउ। आप हड़प्पा सभ्यता या आप हड़प्पा अर्थव्यवस्था के पीछे रहस्य पर विश्वास नहीं करेंगे, अभी पता करें इसके बारे में क्या क्या है। आइए इसके बारे में पता किया जाए। तो क्या थी उसकी अर्थव्यवस्था, इसी के बारे में हमको क्या करना है, डिटेल करना है। तो हमें जैसे इसके बारे में पता करना है तो कैसे करेंगे। जैसे अर्थव्यवस्था कैसे चल रही थी ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए फिगर के थ्रू भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। हड़प्पा अर्थव्यवस्था का आधार क्या था। जब भी आपसे इस तरह के कोई प्रश्न पूछे जाएं तो उन प्रश्नों में हमेशा प्रश्न पूछिए कि अर्थव्यवस्था का अगर रहस्य है तो पहला प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि अर्थव्यवस्था चल कैसे रही थी। कृषि आधारित थी या उनका व्यापार हुआ करता था, व्यापार उनका आंतरिक था या बाह्य था, व्यापार के तरीके क्या थे। तो इस पर आपको थोड़ा सा चर्चा करके अपने विषय को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे हड़प्पा की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान थी, जो कृषि पर बहुत अधिक निर्भर थी। हालांकि इसे आंतरिक और बाहरी व्यापार और वाणिज्य दोनों का काफ़ी समर्थन प्राप्त था। आर्थिक गतिविधियां एक जटिल व्यापारिक नेटवर्क और शहरी कारीगरों के शिल्प कौशल द्वारा पूरक थी, जिन्होंने अन्य समकालीन सभ्यताओं के साथ बातचीत को बढ़ावा दिया था। तो एक थारोली ये आपको बता दिया गया है कि क्या था। द हड़प्पन इकोनॉमी वाज प्राइमरली एग्रेरियन, rely heavily on agriculture. However, it was significantly supported by both internal and external trade and commerce. The economic activities were complemented by the complex trading network and the crafting skill of the urban artisans, which fostered interactions with other contemporary civilization. तो जब भी इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाए तो एक थारोली आपने ये थॉट बना लिया कि इनकी अर्थव्यवस्था चल कैसे रही थी। जैसे ही आपने प्रश्न पूछा कि अर्थव्यवस्था चल कैसे रही थी, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था चलेगी या तो उद्योग आधारित होगी, या तो कृषि आधारित होगी, या तो सेवा आधारित होगी। तीन ही तरह की होती है, जिसे हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के रूप में जानते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी के रूप में जानते हैं। सेकेंडरी को हमेशा हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में जानते हैं। विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, इसके बारे में हम वर्तमान अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। तो अर्थव्यवस्था के तीनों स्वरूप के बारे में चर्चा होती है। प्राइमरी स्टेज की जो अर्थव्यवस्था होती है उसे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे, जैसे अन्नागार पाए गए हैं, कहाँ पाए गए हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में अगर अन्नागार पाए गए हैं तो इसका मतलब सरप्लस प्रोडक्शन था। सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अर्थव्यवस्था थी। हम सामान को विदेशों में बेचते थे। तो कहाँ कहाँ बेचते थे, दिलमुन का नाम आया है, बहरीन का नाम आया है। तो कहाँ से हम चीज़ों को मंगाते थे, अफ़गानिस्तान से, ईरान से। तो क्या क्या मंगाते थे, इसको अगर आपको समझना है तो आपको थोड़ा सा और आगे चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जैसे हड़प्पा वासियों ने अपना व्यापार कैसे किया, उनका व्यापार करने का तरीका क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता में व्यापार भूमि और समुद्री दोनों मार्गों से किया गया। भूमि व्यापार को ठोस पहाड़ियों वाली गाड़ियों द्वारा सुगम बनाया गया, जबकि समुद्री व्यापार को जहाज़ों के साथ प्रतिबंधित किया गया था। एक उल्लेखनीय और संरचनात्मक उपलब्धि लोथल में डॉकयार्ड थी, जिसने विदेशी व्यापार में केंद्रीय भूमिका निभाई, विशेष रूप से मेसोपोटामिया के साथ। एक्चुअल में केवल लोथल ही नहीं था, कोटदीजी भी था, सुरकोतड़ा भी था, और क्या कहते हैं कि बालाकोट भी था, तो डाबरकोट भी था। तो ये सब क्या थे, बंदरगाही नगर थे। कोटदीजी था, यहाँ से भी व्यापार हुआ करता था, सब आईवीसी के पार्ट थे। लेकिन वर्तमान में जो भारत में बचा हुआ हिस्सा है उसका नाम क्या है, लोथल है। तो लोथल से व्यापार
मेसोपोटामिया को हुआ करता था। आइए अंग्रेजी में देखते हैं। ट्रेड इन द हरप्पन सिविलाइजेशन वाज कंडक्टेड थ्रू बोथ लैंड एंड सी रूट्स। लैंड ट्रेड्स वाज facilitated by carts with solid wheels, while sea trades was managed with ships. A notable infrastructural achievement was the dockyard at Lothal, which played a central role in overage trade, especially with Mesopotamia. मेसोपोटामिया के साथ उनका जो ट्रेड था वो लोथल द्वारा सपोर्टेड था, ऐसा इसमें बताया गया है। लेकिन आपको जानने की ज़रूरत है कि केवल लोथल ही एकमात्र बंदरगाही नगर था। आपको कमेंट करके बताना है कि और कितने बंदरगाही नगर थे। उन बंदरगाही नगर के साथ हमको क्या करना पड़ता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ता है। ठीक है, कैसे आगे बढ़ा। अब जैसे इसी के बाद हम आपसे अगर बात करें कि आपका प्रीलिम्स को लेकर के फैक्ट कमज़ोर है, यहाँ से आने वाले आपके प्रश्न सही नहीं होते हैं, तो प्रीलिम्स को अगर आपको ज्वाइन करना है तो 2 सितंबर से ये बैच प्रारंभ हो रहा है। तो आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं दिए गए नंबर पर कॉल करके, नहीं तो QR कोड से भी अपना आप इसमें रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। बहुत महंगी फ़ीस नहीं है। अगर आपका प्रीलिम्स कुछ नंबर से रुक रहा है तो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करके अपनी कम से कम सफलता सुनिश्चित करें। जैसे 1499 रुपये का कुछ नहीं है, 1 वीक फ्री क्लास आपको मिलेगी। इसके थ्रू आप जब सेटिस्फाई हो जाइएगा तब अपनी फ़ीस जमा करिएगा। तो पहले तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और देख लीजिए कि कैसे प्रीलिम्स में क्या क्या आपकी प्रॉब्लम है, कैसे प्रीलिम्स आपका रुक रहा है, तो उसके बारे में आप डिटेल से जान सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो दिए गए नंबर पर, मैं नंबर बोल दे रहा हूँ 8285854079, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप अपनी क्वेरी लिख करके भेज सकते हैं, आपसे काउंसलर संपर्क कर लेंगे। या दिए गए कूपन पे आप दिए गए QR कोड पे आप क्या करेंगे, स्कैन करके इसका पेमेंट करके भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करा सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं। क्या हड़प्पा के लोगों ने मौद्रिक प्रणाली का उपयोग किया था? ऑफ कोर्स, आपको तो पहले कुछ चीज़ें ये जाननी पड़ेगी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन चीज़ों से परिचित थे। तो इसे हम प्रोटो हिस्टोरिक क्यों कहते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक की परिभाषा क्या होती है? प्रोटो हिस्टोरिक को हिंदी में बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो आप लोगों को ये भ्रम तो होता ही होगा कि आप पढ़े लिखे हैं या लिखे पढ़े हैं। तो एक्चुअल में हम लोग लिखे पढ़े हैं, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हैं और उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए हम लोगों की गणना पढ़े लिखों में नहीं होती है। वी आर लिटरेट बट वी आर नॉट एजुकेटेड। एजुकेटेड का मतलब होता है जो लिखी हुई चीज़ों को समझ पाए, पढ़ पाए और लोगों को बता पाए। तो यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं, उन स्क्रिप्ट की खोज किया है। सबसे पहले अर्नेस्ट मैके ने इसको कंसीडर किया, लेकिन इसको विस्तार से किसने समझा है? दयाराम साहनी ने। ठीक है, इसके बारे में जानकारी दी है। तो आपका फैक्ट भी थोड़ा सा इसके साथ जुड़ जाना चाहिए, जिससे पता चले कि ये कैसी लिपि थी। दुनिया की सबसे कठिन लैंग्वेज कौन सी है? दुनिया की सबसे कठिन लैंग्वेज मंदारिन लैंग्वेज है। इसमें कम से कम प्रारंभिक जानकारी के लिए 1 लाख चित्रों का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे डोरेमोन मूवी अगर आप देखेंगे तो वो जापानीज लैंग्वेज है, इसे पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज भी बोलते हैं। आपको कमेंट करके ये बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि थी उसे किस नाम से जानते हैं। तो अगर ये सब आपको जानना है तो आप प्रीलिम्स अगर आपका रुक रहा है तो उसके लिए हम बता दें कि हमने आपको बता दिया है प्रीलिम्स का RFR बैच है, जिसमें प्रीलिम्स कन्फर्म आपका निकल जाता है, 1499 रुपये का है। इस पर आप क्वेरी करके चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें भी यही बताया गया है कि नो, हड़प्पन डिड नॉट यूज मेटेलिक मनी। उनके पास कोई ऐसा सिक्का नहीं था। सिक्के का विकास कब हुआ है, इसकी टिप्पणी करके आप लोग बताइए कि सिक्के का कब विकास हुआ है। आहत मुद्रा किसे कहते हैं? पंच मार्क्ड कॉइन्स किसे कहा जाता है? इसके बारे में आप बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा सिक्के के विकास का क्रम क्या है और इस काल और उस काल में अंतर कितना था। फिर है द प्राइमरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज वॉज द बार्टर सिस्टम। सील्स विच हैव बीन डिस्कवर्ड इन लार्ज नंबर्स सीम्ड टू पे अ सिग्निफिकेंट रोल, पॉसिबली एज अ फॉर्म ऑफ ट्रेड कंट्रोल और मर्केंडाइज आइडेंटिफिकेशन। तो
नहीं, हड़प्पा के लोग धातु के धन का उपयोग नहीं करते थे। विनिमय का प्राथमिक माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली थी। मोहरें जो बड़ी संख्या में खोजी गई संभवतः व्यापार नियंत्रण या व्यापारिक पहचान के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती प्रतीत होती हैं। हमने बताया इसमें जो कुछ भी लिखा गया है स्क्रिप्ट में हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, और स्क्रिप्ट में न पढ़ पाने की वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, इस सभ्यता के बारे में एक अनुमान लगाते हैं कि निश्चित रूप से ये सील्स का प्रयोग मुद्रा के रूप में कम हुआ है, इसके रिकॉर्ड के रूप में ज़रूर हुआ है कि जैसे दस्तावेज हम लोग स्टाम्प ड्यूटी चुकाते हैं तो स्टाम्प पेपर लेते हैं, तो एक प्रकार से ये वैधानिक प्रतीक था और उस वैधानिक प्रतीक के रूप में इसकी वैधता थी। यही ये बताने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे हड़प्पा वासी द्वारा किन किन वस्तुओं का व्यापार किया जाता था, व्यापार के कुछ नाम है, इससे भी ज़्यादा व्यापार की वस्तुएं थी। तो जब भी आपको इस तरह का प्रश्न लिखना हो तो दो चीज़ें किया करिए। एक, व्यापार को दो भागों में बांट लिया करिए, आंतरिक इंटरनल और एक्सटर्नल। आंतरिक और बाह्य, दो रूपों में। इंटरनल कैसे, जैसे राजस्थान के खेतड़ी से क्या आता था, खेतड़ी से क्या आता था, कमेंट करके बताइएगा। तांबा आता था, कॉपर। और अदर स्टेट्स, दूसरे राज्यों से क्या आता था, तो कहीं से अनाज आता था, कहीं से जो है दूसरी धातुएं आती थी। अब एक्सटर्नल में अगर चले जाएं तो अफगानिस्तान से क्या आता था, लाजवर्त आता था, एक प्रकार का ये प्रीसियस मेटल है। और दूसरा क्या आता था, ईरान से, ईरान से मिरर आता था, मिरर आता था। तो इस तरह से क्या ग्लासेज आते थे। तो ये अगर आपको जानना है तो पहले आपने अपने सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा, इंटरनल और एक्सटर्नल, और यहाँ के लोग किन किन चीज़ों का, जैसे मैंने बताया ना, लाजवर्थ, लेपिस लाजुली, लेपिस लाजुली इसका क्या है, लेपिस लाजुली, ये क्या है, लाजवर्थ की अंग्रेजी है। लेपिस लाजुली एक बहुमूल्य पत्थर था जिसे हड़प्पा के लोग सजावट और धार्मिक वस्तुओं के लिए आयात करते थे। इट वाज इम्पोर्टेड फ्रॉम वेयर, अफगानिस्तान। कहाँ से ये मंगाया जाता था, अफगानिस्तान से। ईरान से क्या मंगाया जाता था, मिरर। तो अगर आप अपने सब्जेक्ट को दो भागों में बांट लेंगे, आंतरिक और बाह्य, तो आंतरिक में हम लोग जैसे खेतड़ी से तांबा मंगाते थे, अन्य धातुएं दूसरे राज्यों से मंगाई जाती थी। इसी तरीके से किन किन चीज़ों का उपयोग था उनके जान लेंगे तो हमारा थोड़ा सा विषय आसान हो जाएगा। जैसे हड़प्पा वासी हाथी के दांत का निर्यात करते थे जो उनके कारीगरों द्वारा कलात्मक वस्तुओं में तराशा जाता था। हड़प्पन एक्सपोर्टेड आइवोरी विच वाज कार्व्ड इनटू एलोबरेट ऑब्जेक्ट्स बाय दियर आर्टिसंस। तो उनके जो कलाकार थे वो क्या करते थे, हाथी के दांत की वस्तुओं का निर्यात किया करते थे। आज भी जो है हाथी के दांत पर हालांकि यह प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन चोरी छुपे लोग उसका कुछ न कुछ सामान बनाने की कोशिश करते हैं। कार्नेलियन मोती, कार्नेलियन बीड्स, जो उनके गहने सजावट के लिए लोकप्रिय थे, हड़प्पा के लोग व्यापार करते थे। कार्नेलियन बीड्स पॉपुलर फॉर दियर ज्वेलरी एंड डेकोरेशंस वर ट्रेडेड बाई हड़प्पन्स, जो हड़प्पा के लोगों द्वारा उनका उपयोग किया जाता है। कार्नेलियन क्या है, देखो ये आज भी बीट्स का जो है प्रयोग होता है, लोग सजावट के रूप में इसका उपयोग किया करते हैं। खेल के सामान, सेल्स गुड्स, खेल के सामान में हड़प्पा के लोग विभिन्न प्रकार के खोल के सामान का उपयोग करते थे, जैसे सीप है, सजावट उपकरण सजावट के लिए किया जाता था। हड़प्पन ट्रेडेड वेराइटी ऑफ सेल्स गुड्स विच वर यूज टू डेकोरेशन टूल्स एंड एडॉर्नमेंट। इनका विभिन्न प्रकार के सजावटों में उपयोग किया जाता था, जैसे सीप से बनी वस्तुओं का क्या क्या उपयोग होता है। तो इसको जान करके आप जान पाएंगे कि इस अद्वितीय अर्थव्यवस्था में कैसे कैसे चीज़ों का उपयोग किया जाता था। देखिए कॉपर आ गया, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात करते थे जो उनके औजारों, हथियारों, मूर्तियों के लिए आवश्यक था। हड़प्पन इम्पोर्टेड कॉपर विच वाज इसेंशियल फॉर दियर टूल्स, वीपन्स एंड स्कल्पचर। हमने आपको बताया है, आपको टिप्पणी करके बताना है कि तांबा कहाँ से आयात किया जाता था, ठीक है।
हड़प्पा के लोग किसके साथ व्यापार करते थे? हाँ, तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार का व्यापार था। आंतरिक रूप से ये कहाँ कहाँ से व्यापार करते थे, इसको अगर आप जान पाएंगे तो बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा। जैसे मेसोपोटामिया, ये एक्सटर्नल एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आता है। हड़प्पन इंगेज्ड इन द एक्सटेंसिव ट्रेड विद मेसोपोटामिया यमंग विद सिविलाइजेशन। दिस interaction was facilitated through trade routes passing through Oman, Bahrain, with significant trade outposts at Dilmun, Bahrain, and Makan. And archaeological finds include Harappan seals and artifacts in Mesopotamian cities confirm these trade relations. तो आपको बताना है कि मेसोपोटामिया के साथ कौन कौन से व्यापार हुआ करते थे, इसी के बारे में आपसे चर्चा की जा रही है। हड़प्पा के लोग अन्य सभ्यताओं के साथ मेसोपोटामिया के साथ व्यापक व्यापार करते थे, जैसे दिलमुन माकन में महत्वपूर्ण व्यापार की चौकियाँ, ओमान बहरीन से गुजरने वाले व्यापार मार्गों के माध्यम से बातचीत को सुगम बनाया। मेसोपोटामिया के शहरों में हड़प्पा मोहरों, कलाकृतियों, पुरातात्विक खोज इस व्यापार संबंधों की पुष्टि करता है। जैसे लोथल से एक सील पे 2 राक्षस के चित्र मिले हैं। 2 डिमोन्स फिगर फाउंडेड फ्रॉम अ सिंगल सील, ये किस चीज़ का प्रतीक है? इनका फारस के साथ व्यापार था। और इनके यहाँ मम्मी का मॉडल मिला है लोथल से। तो लोथल से मम्मी का मॉडल मिलने से ये पता चलता है कि ये मेसोपोटामिया के साथ इनका व्यापारिक रिश्ता रहा था। मेसोपोटामिया के शहरों में हड़प्पा की मोहरें दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापार की पुष्टि भी करते हैं। निश्चित रूप से मेसोपोटामिया में भारत की सील्स देखो पाई गई हैं। ये फिगर द्वारा भी आप समझ सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि दोनों के बीच में व्यापार का रिश्ता बहुत अच्छा था। आर्टिफैक्ट्स जैसे मेसोपोटामिया के शहरों में मिले हड़प्पा के अवशेष दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापक व्यापार का प्रमाण प्रदान करते थे। हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स फाउंड इन मेसोपोटामियन सिटीज प्रोवाइड फर्दर एविडेंस ऑफ द एक्सटेंसिव ट्रेड बिटवीन द 2 सिविलाइजेशंस। तो जो वस्तुएं पाई गई हैं मेसोपोटामिया के शहरों में, उससे ये पता चलता है कि हड़प्पा के लोगों को किस नाम से जानते हैं। ये यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है और यूपीएससी में भी, कि हड़प्पा वासियों को किस नाम से पुकारा जाता था एब्रॉड में या विदेशों में या मेसोपोटामिया में। तो उसका नाम था मेलुहा। ठीक है, तो मेलुहा शब्द से इन लोगों को जाना जाता था। उम्मीद है कि मैंने आपको इस प्रश्न के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की अर्थव्यवस्था चलती कैसे थी। अगर समरी के रूप में मुझे बात करनी हो तो मैं कहूँगा अर्थव्यवस्था चलने के लिए पहली तो हम कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थे, लेकिन हमने व्यापार भी बहुत सारी जगहों से किया है। हमने बहुत सारे स्थानों का नाम आपको बताया, जैसे सुरकोतड़ा है, लोथल है, कोट दीजी है, बालाकोट है, डाबरकोट है। ये सब बंदरगाही नगर थे और इन बंदरगाही नगरों से हमको बीट्स का सामान जो बनता था, जो किसी भी पत्थर के हुआ करते थे, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। हम बहुत बहुमूल्य धातुओं का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। अपने एग्रीकल्चर का हमने सरप्लस प्रोडक्शन किया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हम चीज़ें समझ पाए हैं कि हड़प्पा सभ्यता को अगर पढ़ना हो तो आसानी से हमको शब्दों के माध्यम से नहीं, हमको बल्कि प्रश्नों के माध्यम से उनके उत्तर तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। अब जिन बच्चों को केवल 99 रुपीज़ में न्यूज़पेपर एनालिसिस करना हो, जिसको न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता है, उनको 99 रुपीज़ में सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना बताया जाएगा। बच्चे कहते हैं सर हमको न्यूज़पेपर तो मिल जाता है, लेकिन न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है नहीं जान पाते। उसको एग्जाम्पल के रूप में हम कैसे यूज कर सकते हैं, सर प्लीज़ हेल्प अस। तो इसके लिए संस्थान बहुत छोटे से रुपए में एक कोर्स आपके लिए ले करके आई है। केवल 1000 स्टूडेंट्स को इसमें ऑनलाइन मौका मिलेगा। दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, एक बार नंबर का नाम मैं पढ़ देता हूँ, 9129334198 या 9599190987 या 7678528856 या 76785292278448807829। तो इन दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। 27 तारीख से ये बैच प्रारंभ हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं जिन बच्चों को लगता है कि उनको न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है। और मैं आपको लिए एक बात बता दूं कि बिना न्यूज़पेपर के सिलेक्शन होगा नहीं। न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ते रहिए। और न्यूज़पेपर पढ़ने का जो टेक्निक है वो जांग सर ने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया है। तो जिन बच्चों को मात्र 99 रुपये में 7 दिन की क्लास लेनी है, तो ये कॉफ़ी की चाय से बहुत कम है।
अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसीलिए कहा गया है सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। अगर सीखोगे नहीं जीतोगे कैसे, इस चीज़ को आपको सार्थक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा। तो 99 रुपये में जो बच्चे इंटरेस्टेड हों QR कोड पे जाके सीधा पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो दिए गए नंबर्स पे क्वेरी कर सकते हैं और विषय और चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए, उम्मीद है कि इतिहास के इस पड़ाव में मैं अपने एक विषय को आपको समझाने में सफल रहा कि यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही थी। ठीक है, तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की सीरीज में। तो अगर आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है तो इस वीडियोज के माध्यम से भी आप अपनी जानकारी को आगे कर सकते हैं और अगले वीडियोस का इंतजार करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहां हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.